हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो अभी जो लेक्चर है आपका प्रैक्टिस बैच का है ना, और ये लेक्चर नंबर शायद 7 होगा आज। लेक्चर नंबर कितना? 7 है ना। तो आप लोग रेडी हो जाइए और कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और जल्दी से लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो रहेगा नहीं, प्राइवेट हो जाएगा। और बच्चे आप लोग नहीं मान रहे हैं, लिंक को शेयर ही कर रहे हैं, कीजिए। लेकिन यदि चाहेंगे एक एक स्टूडेंट, जितने भी एडमिशन लिए हैं, एक एक स्टूडेंट यदि एक एक दोस्त को मोटिवेट करे मतलब उनके अच्छाई के लिए, उनका एग्जाम अच्छा हो, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हमको भी दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं होगा। मेरा मेहनत जो जा रहा है वो भी मतलब अच्छी जगह जाएगा। तो कहने का मतलब आप फालतू में शेयर ना करें, लिंक मनमानी ना करें, मजबूरी का फायदा मत उठाइए, ठीक है। जो भी शेयर करते होंगे उनको अंदर से तो लगता ही होगा हम गलत कर रहे हैं, जो देख रहा हो वो भी लगता होगा। इससे अच्छा क्या करें, दिल को दुख ना देकर आप क्या करें, एडमिशन ले लें। सबसे पहली बात है ना। यदि मेरा मोबाइल से अभी जो स्थिति चल रहा है, यदि कोई ऐप बढ़िया से काम करता या यूट्यूब से लाइव करने का जो है अलाउ कर देता, तो ये नौबत नहीं आता। लेकिन फिर भी एक सच्चाई नाम का चीज होता है। जैसे हम सच्चे दिल से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी तो, आपका भी कुछ फर्ज बनता है। तो बच्चे जो भी वीडियो देखते हैं, जिनका भी एडमिशन हुआ है, वो लोग आगे जो आपके फ्रेंड्स हैं उसका भी रिजल्ट बढ़िया हो, 2021 के एग्जाम में रिजल्ट बढ़िया हो, इसके लिए आप उनको बोल सकते हैं और एडमिशन लेने बोल सकते हैं आराम से। और आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई खास अमाउंट नहीं है, आपको एक मंथ का भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो आपको तो बोले कि वही बिजली चार्ज होगा, आपका इंटरनेट चार्ज वगैरह का जो है आपसे लिया जा रहा है, ठीक है। और समझ रहे हैं कि मेरा सेंटर भी क्या है, बंद है। सेंटर खुला रहता और तो ऐसे पढ़ाते तो आपसे कुछ लेने हम नहीं जाते। आप समझिए बात को, यदि मेरा सेंटर खुला रहता, ठीक है, 7 महीना से 8 महीने से बंद है, आप समझ सकते हैं, दूसरा काम तो कर नहीं सकते हैं। मतलब हम तो पढ़ा के ही, पसीना बहा के ही पैसा ले सकते हैं ना, फिर हम तो नहीं मान सकते हैं ना कि भाई हम गुरुजी हैं, दिक्कत है लाओ, ऐसे नहीं। फिर मरते दम तक हम कुछ नहीं लेने वाले हैं। यदि मरने का भी नौबत आ जाए और फिर भी यदि कोई कुछ देता है, उसके बदले में कुछ लेता नहीं है, तो हम लेंगे नहीं, कभी नहीं। इसलिए पसीना बहा बहा के आपका सेवा कर रहे हैं, और उसी में से जो बन पाता है, आपको सबसे कम अमाउंट जो होता है वो लिया जा रहा है प्रैक्टिस बैच के लिए। जबकि समझिए पढ़ना बहुत है। एक चैप्टर में कितने कितने क्वेश्चन करवा रहे हैं, एक चैप्टर में मिनिमम 50 क्वेश्चन हो रहा है। इसमें तो 65 क्वेश्चन 55 क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो 55 क्वेश्चन मतलब 2 चैप्टर में हो गया 105 क्वेश्चन। 2 चैप्टर में कितना हो गया, 105 क्वेश्चन हो गया। तो आप समझिए कितने सारे चैप्टर है, तो कितना मेहनत करना पड़ेगा। दूसरी बात, क्वेश्चन जो निकालते हैं हम एनसीईआरटी से निकालते हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है, और प्रीवियस ईयर जो पूछ चुका है वो क्वेश्चन रहता है। वो भी जिसमें गलती है उसको सुधार के रहता है। आप यदि बुक से ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो क्या आप सुधार लीजिएगा, आप तो रट लीजिएगा, अच्छा एक का आंसर ये है, एक का आंसर ये है। बाद में चला गया सर किताब में दिया हुआ ये आंसर और यहाँ पे आप ये है। तो नॉलेज की बात है ना, आपको समझ में आए तब ना। इसलिए जो बच्चे, यदि एक एक स्टूडेंट थोड़ा भी हेल्प करेंगे, थोड़ा सा भी आप अपने दोस्तों को मोटिवेट कीजिएगा, तो आपका दोस्त का भी रिजल्ट अच्छा हो सकता है। क्योंकि दूसरे की खुशी में अपना खुशी समझना चाहिए। आप ऐसा मत सोचिएगा कि सर को एडमिशन लेना है, पैसा की जरूरत है इसलिए नहीं। देखिए मेहनत उतना ही, आप 2 भी बच्चा पढ़ाएंगे तो मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, 1000 बच्चा भी पढ़ेगा तो मेहनत उतना ही करना पड़ेगा। इसलिए क्यों नहीं, जब मेहनत कर ही रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा बच्चा लाभ उठा ले। इससे मेरा भी थोड़ा सा भलाई हो जाएगा। मेरा भलाई क्या हो जाएगा, वही जो खर्च होता है वीडियो बनाने में वो खर्च आ जाएगा। क्या मेरे घर में तो फैक्ट्री नहीं है ना पैसा आने का, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, वीडियो को, लिंक को शेयर ना करें लिंक को। और दूसरी बात है कि यदि जिनको आप शेयर करते हैं उनसे बोलिए कि एडमिशन ले ले वो, है ना, तब शांति से पढ़ पाएंगे, अंदर से सुकून मिलेगा। नहीं तो कभी न कभी आपको एक जगह लगेगा कि नहीं हम गलत किए हैं, हम गलत किए हैं। जो पढ़ रहा है वो भी सोचेगा गलत करें, सर के साथ धोखा, मेरे साथ धोखा, मतलब गुरु के साथ धोखा, मतलब समझ रहे हैं। कभी सक्सेस होगा, कभी सक्सेस नहीं हो सकता, कितना भी कर ले वो, कितना भी तेज स्टूडेंट हो। यदि गुरु के साथ जो आपको सिखा रहा है, आगे बढ़ने की मदद कर रहा है, उनके साथ यदि मतलब आप गद्दारी करते हैं या उनका बात नहीं मानते हैं,
चोरी छुपे लिंक शेयर करते हैं, जो कि मना किया, जो चीज मना किया गया है उसको करते हैं, तो फिर कैसे क्या होगा? बद्दुआ तो हम नहीं देंगे, लेकिन फिर भी भुगतना पड़ सकता है आपको, क्योंकि हमें कष्ट होगा तो समझिए आपको तो कष्ट होगा ही। हम देखने नहीं जा रहे हैं कौन क्या कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप समझिए इस बात को, है ना? दिक्कत है, गलत बात है, बुरी आदत है। आप क्या करें? उससे अच्छा बोलें कि भाई तुमको पढ़ना है, प्रैक्टिस बैच तो ज्वाइन कर लो, आराम से ठीक से पढ़ोगे, शांति से पढ़ोगे, शांति भी तुमको भी मिलेगा अंदर से, इस तरह से, है ना? हम लोग मर्द हैं या औरत हो, या फिर ये औरत तो नहीं बोलेंगे, लड़की हो या लड़का हो, सब तो हम लोग ह्यूमन है ना। तो सब में एक सच्चाई होनी चाहिए, थोड़ी सी भी सच्चाई होनी चाहिए। रिया चक्रवर्ती बनने की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है? शुरू झूठ बोलते 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 लास्ट में सच्चाई छुपेगा क्या? नहीं ना, वही बात है। तो कहने का मतलब एक ऐसे ही उदाहरण बता दिया आपको कि कितना आप झूठ बोल लीजिए अपने बन जाने के लिए, या अंदर अंदर कितना आप छुपा लीजिए, लेकिन अपने आप से छुपा नहीं पाएंगे। यदि हम गलत करते हैं तो क्या हमसे छुपा लीजिएगा और छुपा लीजिएगा, लेकिन अपने आप से छुपा पाइएगा नहीं, कभी नहीं छुपा पाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए, मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, और आपका फर्ज भी है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बच्चे जितने भी हैं, यदि एक एक दो दो स्टूडेंट को भी इन्फॉर्म करते हैं तो अब बहुत सारे स्टूडेंट को लाभ मिल सकता है इस प्रैक्टिस बैच का, और बिहार बोर्ड में 2021 के एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकता है, क्योंकि आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ऑब्जेक्टिव करवाया जा रहा है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज 15 क्वेश्चन बताएंगे। टोटल कितना क्वेश्चन बताएंगे? 15 क्वेश्चन, जो कि बुक के अंदर से, मतलब 15 क्वेश्चन जो बताया जा रहा है कि बुक के अंदर कितना घुसेगा, जितना भी अंदर घुस के क्वेश्चन पूछे आपसे बन जाएगा। तो ये आज का जो 50 क्वेश्चन है, आज का जो 15 क्वेश्चन आपको बताने सॉल्व करने जा रहा है, वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी किताब के अंदर तक कहीं से भी घुस के पूछेगा तो आपसे बनेगा। आपसे क्या होगा? बनेगा। क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा, आपको मिलने नहीं जा रहा है कोई बुक में, मतलब अदर जो ऑब्जेक्टिव वगैरह बुक आता है उसमें आपको मिलने नहीं जा रहा है। पूरा न्यू और पूरा ही इंपॉर्टेंट, मतलब जितना भी ज्यादा अंदर घुस के क्वेश्चन पूछे आपको टेंशन नहीं होने देंगे, या तो ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में। मतलब सारे क्वेश्चन आपके कॉपी से रहेंगे। सारे क्वेश्चन कहां से रहेंगे? आपके कॉपी से रहेंगे। कुछ 11th क्लास से क्वेश्चन जो पूछता है उसको भी हम जो है लास्ट में आपको मदद कर देंगे, ताकि मेरा बच्चा जितने भी पढ़ रहे हैं या मेरे साथ जो लिंकअप हैं, उनको मेरा टारगेट ही रहेगा कि 70 में 70 लिख के आए। लेकिन अब डिपेंड करता है जैसा हम मेहनत कर रहे हैं उससे दुगुना मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, और ये आपका फर्ज भी है। क्योंकि अब समय कम है, बहुत ही कम समय है, कैसे निकल जाएगा समय आपको पता चलने वाला नहीं है। बहुत बच्चा सोच ही रहे हैं कि प्रैक्टिस बैच में एडमिशन ले या ना ले या ना ले। अरे सोचने से कुछ नहीं होता है, जो होता है अचानक होता है। तो आप जल्दी से क्या करें? प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करें, और इसका फायदा होगा आपका ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आप 35 में 35 सही बना के आ सकते हैं। अदरवाइज दुनिया का कोई भी किताब पढ़ लीजिए, आप 35 में 35 बना के नहीं आ पाइएगा। क्योंकि क्यों बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि अदर जितने भी आपका क्वेश्चन बैंक हैं या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो बुक आ रहा है उसमें सभी का आंसर सही दिया नहीं है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बस आप क्या कर सकते हैं? रट सकते हैं, लेकिन गलत रटिएगा तो वहां गलत ही टिक लगाइएगा, और जब गलत टिक लगाएंगे तो आपका रिजल्ट भी गलत ही आएगा। आप बोलेंगे इतना बना कहाँ है, नंबर इतना आ रहा है। समझिए बात को, नहीं तो अपने से खोज सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना क्वेश्चन वहां पे गलत आंसर गलत लिखा रहता है। ABC कुछ भी आंख बंद करके मार दिए, क्योंकि जो छाप रहा है किताब उसको पता है कि बच्चा तो कुछ आता जाता नहीं है। A B कुछ भी मारो, कभी कभी मिस प्रिंट होता अलग बात है, लेकिन ढेर सारी चीज उसका, अब उसका रीजन क्यों नहीं दे रहा है? यदि जो ऑब्जेक्टिव किताब बना रहा है उसका रीजन बता रहा है कि इसका आंसर क्यों आया इतना। कहीं कैलकुलेशन देखें, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपका जो है न्यूमेरिकल दे दिया है, तो न्यूमेरिकल का जो है सॉल्यूशन दिया हुआ है, हिंट किया हुआ है क्या? जैसे हम हिंट करके बताए थे आपको, जहां न्यूमेरिकल रहता है हिंट कर देते हैं या कैलकुलेट कर देते हैं, कैलकुलेशन है क्या? क्यों नहीं है? यदि आता तो हिंट करता ना। तो मतलब बच्चा भी वैसे ही है, पब्लिशर भी वैसे ही क्या कर रहा है? क्वेश्चन कहीं से भी उठा कर रहा है, और दूसरी बात फालतू क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। जितने भी आपका ऑब्जेक्टिव का किताब आ रहा है उसमें फालतू क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा है, फालतू कहां से उठा के दे दिया है, जो जरूरत नहीं है, मतलब माथा खाने के लिए। तो क्यों उधर हम लोग फंसे, और गलत क्यों याद करें हम लोग? तो अच्छा लाना है तो एक ही ऑप्शन है आपके पास, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करें। 2 नंबर का भी क्वेश्चन बताएंगे, 5 नंबर का भी क्वेश्चन बताएंगे, मतलब आपको दिक्कत
नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस बेस से एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा 70 में 70 लिख के आ सकते हैं। इतना कंफर्म बोल दीजिए सबको, जो भी है बता दीजिए। रियलिटी बता रहे हैं, ये क्या है? रियलिटी। कभी गलत नहीं बोल सकते हैं, जो एक्सपीरियंस है, जो देखते आए, जो करते हैं वही बोल रहे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी ऑब्जेक्टिव। क्या स्टार्ट करेंगे? ऑब्जेक्टिव। चलिए क्वेश्चन में आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। अब 4 क्वेश्चन लिखे हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये सब जो निकाला गया चैप्टर के बीच से निकाला गया है, आप समझने की कोशिश करें। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज, तो डाल्टन का नियम हम लोग पढ़े थे, है ना। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज, तो डाल्टन नियम के अनुसार पार्शियल प्रेशर बराबर कितना आया था वो आपको बताना है। तो पहला दिया है P10 को बोलते हैं हम लोग प्योर वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। P10 का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड वाटर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो P10 प्लस P20 यहाँ पे वेपर प्रेशर है प्योर फॉर्म में। P1 P2 क्या है यहाँ पे? वेपर प्रेशर है, बाष्प दाब है शुद्ध द्रव का, शुद्ध लिक्विड का। तो याद रखिएगा P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2। तो आप तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाए थे ना, क्वेश्चन कहाँ है? वहीं से। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है? फिर से याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भूल गए डाल्टन्स लॉ क्या होता है, अरे बाप रे वहां से आ गया, तो कहने का मतलब कॉपी को उलटिएगा, डाल्टन्स को पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2 यहाँ पे क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2, अभी अब 2 के मोल अंश। P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x1 है, ये भी क्या है? मोल फ्रैक्शन। और ये आपका वेपर प्रेशर है। P10 इंटू x1 डेल्टा P1 बटा P10। तो कौन होगा? जल्दी से कमेंट करें। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? तो आप लोग पढ़े होंगे, डाल्टन्स में प्रूफ किए थे P10 प्लस P20 माइनस P10 इंटू x2, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज पॉजिटिव डेविएशन। डेविएशन का मतलब विचलन होना है, बदल जाना। क्या होना? बदल जाना। जैसे मान लीजिए 2 लिक्विड को मिला है, अब मान लीजिए एक था 1 लीटर, दूसरा था आधा लीटर, 1.5 लीटर हुआ। अब मान लिया 1.5 लीटर से ज्यादा हो गया, मिलाने के बाद क्या हो गया? 1.5 लीटर से ज्यादा। तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन। क्योंकि कम से क्या हो गया? ज्यादा। यदि ज्यादा से कम हो रहा है तो क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। तो डेविएशन का मतलब विचलन होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन एज वेल एज पॉजिटिव डेविएशन, निम्नलिखित में कौन ऋणात्मक विचलन के साथ साथ धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? पहला आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल मतलब आदर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब अनादर्श विलयन, बोथ ए एंड बी का मतलब ए आइडियल और नॉन आइडियल दोनों, और डी नंबर है नन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो है सॉल्यूशन, किस प्रकार के सॉल्यूशन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही डेविएशन को शो करता है? आप पढ़े हैं आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो भी हो, तो आप बता सकते हैं कौन होगा जी? किसका वैल्यू चाहिए? जैसे वॉल्यूम में परिवर्तन हो सकता है, हीट में चेंजिंग आ सकता है, ये किस में संभव है? हीट में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, नॉन आइडियल में। आंसर क्या हो जाएगा? बी, नॉन आइडियल। क्यों? क्योंकि वहां पढ़े थे डेल्टा मिक्स भी नॉट इक्वल टू 0, और आइडियल का कितना होता है? 0 होता है। 0 होने का मतलब जितना शुरू में था रिएक्शन के बाद मिलाने के बाद भी उतना ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो याद रखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब अनादर्श विलयन, ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों डेविएशन को क्या करता है? शो करता है। डाइट आपका बुक के अंदर से क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉपी इज। देखिए एजियोट्रॉपी का हिंदी होता है स्थिर क्वाथी। स्थिर क्वाथी का मतलब होता है 2 अलग अलग टाइप के लिक्विड को मिलाए, तो किस रेशियो में मिलाएंगे, किस रेशियो। जैसे मान लीजिए आप मिला रहे हैं पानी में HCl मिला रहे हैं, पानी में क्या मिला रहे हैं? HCl मिला रहे हैं। तो HCl को कितना वेपर फेज में कितना मात्रा में मिलाएं कि दोनों का पानी और HCl के मिश्रण का जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाए। कितना हो जाए? जैसे पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों मिलाने के बाद भी कितना होना चाहिए? 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब दोनों का इक्वल हो जाना चाहिए। तो कहने का मतलब आप पढ़े होंगे 20.2% HCl, मतलब यदि 100 ml सॉल्यूशन है आपका और वो एजियोट्रॉपी है,
एजियोट्रॉप्स है, ठीक है, या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, यानी कि स्थिर क्वाथी है, तो कहने का मतलब उसमें जो है HCl का मात्रा होगा 20.2% होगा, बाकी क्या होगा आपका वाटर होगा, क्या होगा वाटर। तो कहने का मतलब यदि कोई पूछे एजियोट्रॉप्स कितने प्रकार के होते हैं, स्थिर क्वाथी कितने प्रकार के होते हैं, या स्थिर क्वाथी मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखना है 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स, 5 टाइप्स। तो याद रखिए 2 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। फिर बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, मतलब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, निम्नलिखित में किसका अवयवों या घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा, देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण को हम लोग जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग नहीं कर सकते। क्यों? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है आप याद रखिएगा, जैसे दो लिक्विड मिला हुआ है एक साथ, ठीक है, अब दोनों को अलग करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, तो दोनों लिक्विड का जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अलग अलग होगा, दोनों को क्या होना चाहिए, अलग अलग। तो मान लीजिए एक का बॉइलिंग पॉइंट है आपका 50 डिग्री सेल्सियस और एक का 100 डिग्री सेल्सियस, समझिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन देखिए, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस, एक का है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे ही 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस वो क्या हो जाएगा, बॉइल होकर बाहर निकल जाएगा, बांस बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, इसको बोलता है स्थिर क्वाथी, और इसमें होता क्या है कि दोनों लिक्विड को इस तरह से मिलाया जाता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है स्थिर क्वाथी। मतलब दो अलग अलग लिक्विड है उसको इस रेशियो में मिलाइए कि मतलब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। जब दो लिक्विड मिला है, जैसे वाटर HCl मिला हुआ है मान लिया जाए, लेकिन मान लीजिए इस रेशियो में मिलाया गया है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सेम हो जाता है, मतलब 20 आपका जो है 20.2 जो होता है आपका क्या रहता है, 20.2 जो है आपका रहता है HCl रहता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड HCl में 20.2% क्या रहता है आपका, 20.2% रहता है, क्या चीज, HCl रहता है। तो कोई पूछेगा तो कितना रहता है जी, 20.2% रहता है, 20.2% रहता है। तो यदि कोई पूछे कि कितना प्रतिशत, कितना जो है आपका वाटर रहता है, तो 10 में 2 गया कितना बचेगा, 8 है ना, यहाँ कितना बचे 9 का 9, यहाँ भी कितना बचेगा 9, यानी कि 99 कितना बचेगा, 8 बचेगा, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ गया और तो ये हो गया आपका 10 में 1 गया 9, यहाँ कितना बचेगा 9, तो ये भी कितना है आपका, ये आपका 9 ही है ना, तो कितना बचेगा 7, 9 में 2 गया कितना बचेगा 7, मतलब 79। यदि हम लोग बनाएंगे, यदि हम लोग मिक्सचर बनाएंगे, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे HCl और वाटर का, HCl का और वाटर का, तो याद रखिएगा आपका 20.2% रहता है HCl और 79.8% रहेगा आपका H2O रहेगा। ये दोनों को मिलाएंगे, इतना मात्रा में मिलाएंगे तो ये जो बनाएगा क्या बनाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इस मिक्सचर का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम हो जाएगा। जब दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट सेम है तो इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा आंसर क्या होगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को किसके द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। तो बोले किस प्रकार के मिश्रण को प्रभाजी आसवन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, तो आप बोलिएगा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। और ये वाला बात याद रखिएगा, HCl का मात्रा कितना मिलाएंगे 20.2 और H2 कितना रहेगा 79.8 रहेगा। दोनों का जो मिक्सचर होगा वो एजियोट्रॉपिक होगा। एजियोट्रॉपिक मतलब स्थिर क्वाथी होगा। क्यों?
क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ चुका है, कभी कभी ये रहेगा, कभी कभी ये रहेगा। वाटर के केस में पूछेगा तो बोलिएगा 79.8%, और HCl के केस में पूछेगा तो 20.2%। ठीक है, इसको क्या करें, जल्दी से लिखें, आप लोग जल्दी से लिखें, आगे बताते हैं। चलिए, ये सबको जवाब आसानी से दे सकते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉयल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, निम्नलिखित में कौन स्थिर ताप पर उबलता है, स्थिर ताप पर उबलता है। होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, नन। तो आपको पता है क्या होगा जी, स्थिर क्वाथी मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है। आपको एजियोट्रॉपिक के बारे में ढेर सारा इसलिए बोल दिए, तो एजियोट्रॉपिक से कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, प्रभाज्य आसवन से उसको अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसका कारण क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, फिक्स होता है, यानी कि निश्चित होता है। तो याद रखिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो है स्थिर ताप पर उबलता है। निम्नलिखित में कौन स्थिर ताप पर उबलता है, तो याद रखिएगा स्थिर क्वाथी मिश्रण। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का हिंदी होता है स्थिर क्वाथी मिश्रण। 6 नंबर बोल रहा है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हैज, मतलब यदि आपका नाइट्रिक एसिड और वाटर का एजियोट्रॉपिक मिश्रण है, स्थिर क्वाथी मिश्रण है, तो कितना परसेंट यहाँ पे आपका वाटर या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है। तो याद रखिएगा कितना है, 68% नाइट्रिक एसिड, 32% नाइट्रिक एसिड, 30% नाइट्रिक एसिड, 48% नाइट्रिक एसिड। तो इसका ऑप्शन देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे, जल्दी से जवाब इसका दीजिए। तो लेकिन याद रखिएगा, नहीं याद है तो कितना होता है आपका 68% नाइट्रिक एसिड होता है। तो 32% क्या होगा, पानी। कहने का मतलब नाइट्रिक एसिड और वाटर का यदि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे तो याद कर लिख लीजिए कि उसमें जो है वाटर होगा 32%, वाटर कितना होगा, H2O होगा 32% H2O, 32% H2O होगा, और 68% क्या है आपका नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। दोनों को मिश्रण करेंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, उसको बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिश्रण। फिर पूछ रहा है फॉर्मूला ऑफ RLVP। R का मतलब रिलेटिव, L का मतलब रिलेटिव, L का मतलब लोअरिंग, V मतलब वेपर, P मतलब प्रेशर। इसको हिंदी में बोलते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का सूत्र है P10 माइनस P1 बटा P10। बी नंबर P10 बटा P1 माइनस P1 माइनस P10 बटा P1। डी नंबर है P10 माइनस P1। कौन होगा आंसर जी, आंसर P10 माइनस P1 बटा P10। इसी को बोलते हैं क्या चीज, इसी को क्या लिखते हैं हम लोग, कभी कभी इसको लिख सकते हैं डेल्टा P1 बटा P1 नॉट। इसी को बोलते हैं रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो याद रखेंगे क्या होता है जी, डेल्टा P1 बटा P1 नॉट बोल सकते हैं, या फिर डेल्टा P को क्या बोलते हैं, P1 नॉट माइनस P1 बटा P1 नॉट। फिर बोल रहा है मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन फॉर्म ए सॉल्यूशन विथ। क्लोरोफॉर्म तथा एसीटोन के मिश्रण विलयन बनाता है विथ पॉजिटिव डेविएशन मतलब धनात्मक विचलन, विथ नेगेटिव डेविएशन ऋणात्मक विचलन, बोथ ए मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों विचलन के साथ, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा नेगेटिव होता है, याद कर लेंगे इसको, क्या याद कीजिएगा कि यदि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर बनाया जाए तो उसका डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेविएशन नेगेटिव मतलब उसका वॉल्यूम में चेंजिंग आ सकता है, उसका टेम्परेचर मतलब ताप में परिवर्तन आ सकता है, मतलब ताप घट सकता है उसका, या उसका वॉल्यूम जितना था मिलाने से पहले मिलाने के बाद कम हो सकता है। फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट एज। फॉर्मूला ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एज मतलब क्वथनांक का उन्नयन का सूत्र है। बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, जिसको क्वथनांक बोलते हैं, डेल्टा टीबी, डेल्टा P1 बटा P1 नॉट, डेल्टा TF और पाई। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को कैसे दिखाते हैं, आपका डेल्टा टीबी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डेल्टा टीबी। याद रखेंगे डेल्टा टीबी को ही क्या बोलते हैं, डेल्टा टीबी को ही बोलते हैं हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से याद रखिएगा।
इसको याद रखना जरूरी है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर जो है कैसा होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। इसका क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए इसका क्या करें, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप फटाफट। चलिए लास्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, है ना। तो आज इस तरह से ये खत्म हो जाएगा। तो यूनिट ऑफ के एफ एंड के वी इज, के एफ को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, के वी को बोलते हैं एविलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या के वी को बोलते हैं आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और के वी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, पहला के इंटू केल्विन इंटू के जी इनवर्स इंटू मोल इनवर्स, केल्विन इंटू के जी इंटू मोल इनवर्स, केल्विन इंटू के जी इनवर्स, मोल इंटू के जी इनवर्स। तो आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट करें आप लोग, फटाफट कमेंट करें, क्या होगा आंसर। आंसर क्या होगा, बी, के जी इंटू केल्विन इंटू के जी इंटू मोल इनवर्स होता है। ठीक है, अब किन्हीं के दिमाग में आ रहा होगा कि कैसे आया, किन्हीं का दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे आखिर आया। तो समझिए, समझा देता है। यदि किन्हीं के दिमाग में आ रहा है, खोपड़ी में आ रहा है कि कैसे आया, तो आपको पता है ना जी, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के वी इंटू एम, ये होता है ना। तो दोनों का सेम ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे के एफ टेम्परेचर को डिनोट करता है। तो यदि आप निकालिएगा के बी, निकालिएगा के बी, तो के बी बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बी अब बटा क्या चीज एम। अब इसका यूनिट, डेल्टा टी बी का यूनिट होता है केल्विन, टेम्परेचर है ना, अब मोलालिटी होता है मोल इंटू के जी इनवर्स। अब ये के जी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, केल्विन तो पहले से, और के जी इनवर्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, के जी इंटू मोल है तो मोल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स। सिमिलरली आपका के एफ का भी यही होगा, के एफ का क्या होता है, दोनों का सेम होता है। तो क्या हो जाएगा यूनिट, केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स। उसके बाद दिया, जल्दी फटाफट लिखें, वैल्यू ऑफ के एफ फॉर वाटर इज, जल के लिए के एफ का मान है। जब कैलकुलेशन करते थे तो वहां पे याद कीजिए क्या था, 1.86 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स। आप लोग कमेंट करें, 18.6 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स, 0.52 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स, उसके बाद 8.6 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स। तो आप लोग पढ़ चुके हैं, कमेंट करें फटाफट फटाफट, क्या था 1.86 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स। फिर वैल्यू ऑफ के वी फॉर वाटर इज, वाटर के लिए के वी का वैल्यू कितना लेते हैं, जल्दी से देखिए, कमेंट करें फटाफट, 0.62। इसका टेबल है किताब में, टेबल से क्वेश्चन बनाया गया है। 0.62 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स, 0.59 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स, 1.86 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स, 0.52 केल्विन के जी इंटू मोल इनवर्स। तो कौन सा होगा आंसर, डे। तो वाट इसको रट लेंगे, याद कर लेंगे, जल के लिए कैप का वैल्यू इतना, एक्सपेरिमेंट ही निकाला गया है जो कि टेबल में दिया गया है। और आपका पानी के लिए कितना होता है, केबी के लिए होता है वाटर का वैल्यू, वाटर के लिए केबी का वैल्यू होता है 0.52 केल्विन के जी इंटू। जब हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे वहां पे देखिएगा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ये वैल्यू लिया गया होगा। फिर देखिए, टू सॉल्यूशन हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, दो सॉल्यूशन है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब परासरण दाब समान है, 2 बिलियन है, दोनों का परासरण दाब यदि समान है तो उसको क्या कहा जाता है, दिए गए ताप पर, मतलब निश्चित ताप पर 2 बिलियनों का परासरण दाब समान हो तो कहा जाता है, क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। पढ़ा चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है समप्रसारी विलयन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अल्प प्रसारी विलयन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अति प्रसारी विलयन, नन मतलब इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट करें जल्दी, कौन होगा जिसका परासरण दाब 2 बिलियन अलग अलग है, दोनों का परासरण दाब यदि निश्चित ताप पर समान होगा तो उसको क्या कहा जाता है, समप्रसारी विलयन मतलब आइसोटोनिक सॉल्यूशन। 15 नंबर, यूज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस इज, प्रतिलोम परासरण का उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है, डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर मतलब समुद्री जल का विलवनीकरण में। डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब होता है समुद्री जल के विलवनीकरण करने में, डिसैलिनेशन का मतलब होता है विलवनीकरण। इंक्रीजिंग टीडीएस, टीडीएस का मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, याद रखिएगा टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, टीडीएस टोटल
डिजॉल्व्ड सॉलिड, ठीक है, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड, याद रखिएगा। तो पानी का शुद्धता इसी पर डिपेंड करता है ना, टीडीएस पे। टीडीएस से पानी का जो है मिनरल नापा जाता है, ज्यादा है या फिर कम है, पानी हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। तो डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर का मतलब होता है जल, समुद्री जल के विलवनीकरण में। इंक्रीजिंग टीडीएस, टीडीएस को बढ़ाने के लिए, टोटल डिजॉल्व सॉलिड को बढ़ाने के लिए। डिक्रीजिंग टीडीएस मतलब टीडीएस को घटाने के लिए, नन ऑफ दीज। तो इसको तो आप पढ़े थे, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। बहुत सारे देश में अभी ये मशीन यूज किया जा रहा है समुद्री जल को शुद्ध करने में, मतलब समुद्री जल से नमक भी अलग हो जाता है और साथ साथ आपका पानी पीने योग्य बन जाता है। तो ये मशीन बहुत सारे देश में यूज कर रहे हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे भी देश हैं, कंट्री है जो इसका यूज कर रहा है। किसका? रिवर्स ऑस्मोसिस करके समुद्री जल को मतलब क्या कर रहा है, एक तरफ से नमक भी निकाल रहा है, दूसरी तरफ से पानी भी पीने को मिल रहा है। तो इस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर में टोटल हम लोग 55 क्वेश्चन देखे ऑब्जेक्टिव। कितना? 55 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। आपको टोटल मिला के, टोटल चैप्टर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मिला के कितना पूछते हैं? मात्र 42 क्वेश्चन रहता है, और हम एक एक चैप्टर में 50 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक चैप्टर में 50 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये सब पढ़ाया गया था कि नहीं गया था, उसी से क्वेश्चन बनाया गया है। तो कहने का मतलब जेन्युइन, रियल, इंपॉर्टेंट, और एग्जाम के लिए जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसलिए जितना जल्दी हो आप लेट ना करें। सभी बच्चे जो है अपने दोस्तों को बोलें और जल्दी से जल्दी क्या करेंगे, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर देंगे मात्र 500 जमा करके। और इससे 500 के बदले हजारों गुना ज्यादा उनको प्रॉफिट होने वाला है। फ्यूचर में भी कोई कंपटीशन एग्जाम देंगे, वहां भी इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। खाली आपको बोर्ड के लिए नहीं है, बोर्ड में तो रहेगा ही, लेकिन इसके अलावा जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो केमिस्ट्री रहता है, वहां भी आपको हेल्प करेगी। इसलिए नोट्स बढ़िया से तैयार कर लें, केमिस्ट्री का नोट्स बढ़िया, आगे भी आपको मदद करेगा। मान लिया जाए आपका बोर्ड एग्जाम के बाद आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यदि आपको नॉलेज यहाँ पे आ गया, मेरे यहाँ यदि आप पढ़ रहे हैं और नॉलेज यदि ठीक ठाक आ गया तो ऑनर्स भी लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आसानी से अपने सेल्फ स्टडी करके आराम से केमिस्ट्री ऑनर्स को पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर तरह का नॉलेज आपको दे दिया गया है। उसको पढ़िएगा तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत बच्चे पास कर रहे हैं, बहुत बच्चे केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हैं आराम से। वो बोलते, खुद बोलते हैं सर मतलब तो जो पढ़ाए थे उसी से मिलता जुलता सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह की बात है, तो ध्यान देंगे, नोट करेंगे और लिंक को शेयर नहीं करेंगे। शेयर ना करके क्या करें, जो उनको शेयर करते हैं उनको बोलिए 500 जमा करें, उसके बाद लिंक ले लें। गलती हम करने नहीं जाएंगे, इस तरह से बोल के उनको ये कीजिए, ठीक है। गलत काम नहीं करना चाहिए हमें। तो ठीक है बच्चे, चूंकि मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मेहनत। आप देख रहे हैं चेहरा का हाल देख रहे हैं, लाइट के कारण, वेपर लाइट के कारण पूरा गड़बड़ हो गया। इधर देख रहे हैं काला हो गया होगा, क्यों? 4-5 वीडियो बनता है एक दिन में, 3 से 4 वीडियो मिनिमम बनता है, उतना देर झेलना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं। तो इसलिए आप लोग रेडी रहें और इसको जल्दी से नोट करेंगे और टाइमली नोट करें, क्योंकि वीडियो आपका यूट्यूब में रहेगा नहीं। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। ठीक है, थैंक यू।